हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल रूमन इंस्टीट्यूट पर। आज का ये वीडियो बीएससी फिजिक्स का रहेगा, सेमेस्टर 2 उसका ये नेक्स्ट वीडियो यानी कि तीसरा वीडियो है। और आज का इंपॉर्टेंट नियम हम आपको कराएंगे और बहुत एक डेरिवेशन सा भी है छोटा सा, उसको भी करेंगे हम। वेरी इंपॉर्टेंट कर लीजिएगा। ये आपका 3.5 नंबर में आ चुका है, पहले कई यूनिवर्सिटियों में आया है और अब के भी इसके आने की बहुत ज्यादा संभावना है। जैसे कि आपको पता है कि यूनिट 1 थी, उसमें चैप्टर 1 का नाम ही यह है ऊष्मागतिकी का शून्यवां नियम और प्रथम नियम। तो शून्यवां नियम और प्रथम नियम की परिभाषा में से एक परिभाषा डेफिनेटली आपको लिखने के लिए आएगी। इस चीज को समझते हैं बहुत ही जीरो लेवल से। और ये नियम पढ़ने से पहले आपको तापीय साम्य के बारे में आपको पता होना चाहिए। क्या चीज? तापीय साम्य यानी थर्मल इक्विलिब्रियम। ये थर्मल इक्विलिब्रियम होता क्या है? इक्वल से पता चल रहा है, इक्वल यानी बराबर, ठीक है। ऐसा समझिएगा, यदि ये कोई ऐसा, मैं आपको नॉर्मली पहले समझाता हूं। ये एक गिलास है, इसमें आपका 100 ml पानी है। कितना? 100 ml पानी है। एक दूसरा गिलास है और ये दोनों गिलास का आयतन, लंबाई, चौड़ाई सब समान है और इसमें आपका यहां पर 40 ml पानी है, ठीक है। अब दोनों को मैं क्या कर रहा हूं, एक नीचे दोनों में क्या करा, एक छेद किया और इसमें एक पाइप के द्वारा हमने दोनों को क्या कर दिया, जोड़ दिया। तो होगा क्या? ये होगा कि भाई इसमें से पानी इधर जाने लगेगा। और कब तक जाएगा ये? जब तक जाएगा जब दोनों का पानी का स्तर यानी वाटर लेवल दोनों का बराबर ना हो जाए। अर्थात इसमें भी 70 यानी 100 ml पानी वाले गिलास में से पानी का फ्लो 40 ml वाले गिलास की ओर होने लगेगा। और ये तब तक होता रहेगा जब इसमें से 30 ml इधर चला जाएगा। इसमें भी आपका 70 ml बचेगा और इसमें भी आपका 70 ml वाटर बचेगा। दोनों में जब बराबर हो जाएगा तो इक्विलिब्रियम ऑफ वाटर ये कहलाएगा, यानी कि जल का इक्विलिब्रियम में इक्वल हो गया। ऐसे यहां पर ताप का इक्विलिब्रियम कैसे होता है? जैसे हमारे पास में एक वस्तु है, समझ लो कि इसका टेम्परेचर 200 डिग्री सेंटीग्रेड है। इसके पास में हमने क्या करा, एक दूसरी वस्तु रख दी और मान लो कि इस वाली ये ए वस्तु है और ये दूसरी वस्तु है, ठीक है। और इसके पास में ये दूसरी वस्तु रखी है, इसका टेम्परेचर मान लीजिए 80 डिग्री सेंटीग्रेड है। कितना? 80 डिग्री सेंटीग्रेड। तो होगा क्या, या तो ऐसे दोनों को संपर्क में रख दो या हम दोनों को एक चालक तार के द्वारा हम जोड़ दें, ठीक है। तो होगा क्या कि ऊष्मा का फ्लो यानी ऊष्मा किधर जाने लगेगी? उच्च ताप वाली वस्तु से निम्न ताप वाली वस्तु की ओर ऊष्मा जाने लगेगी। और ये तब तक जाती रहेगी जब तक दोनों का टेम्परेचर बराबर ना हो जाए। यानी कि इसका टेम्परेचर 200 है, इसका 80 है, तो मतलब कितना हो जाएगा, इसमें से कुछ ऊष्मा इधर जाएगी जब तक इसका भी 140 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर ना हो जाए, यानी इसका घट ना जाए और इसका बढ़ ना जाए। बढ़कर दोनों का जब बराबर हो जाएगा टेम्परेचर 140 तो ऊष्मा का जाना, ऊष्मा इधर जा रही थी तो वो रुक जाएगा, यानी कि ऊष्मा का फ्लो बंद हो जाएगा। तब इस अवस्था को हम बोलते हैं तापीय साम्य। जब दो वस्तुएं जिनका ताप अलग अलग होता है, यदि हम उनको किसी चालक तार के द्वारा जोड़ दें या हम उनको संपर्क में रख दें तो उच्च ताप वाली वस्तु से निम्न ताप वाली वस्तु की ओर ऊष्मा जाने लगती है। और यह तब तक जाती रहती है जब तक दोनों का टेम्परेचर, दोनों का ताप बराबर ना हो जाए। जब दोनों वस्तुओं का ताप बराबर हो जाता है तो इस घटना को हम बोलते, इस अवस्था को हम बोलते हैं तापीय साम्य। समझ में आ गई बात? अब इसी तापीय साम्य की घटना को ही और ज्यादा स्टडी करके थर्मोडायनामिक्स का एक लॉ बनाया। क्या लॉ था कि ऐसे समझ लो कि हमारे पास में क्या है, एक वस्तु ये है ए, ठीक है। अब इसका टेम्परेचर कुछ है और एक वस्तु हमारे पास में ये बी है, इसका भी टेम्परेचर है। मान लो कि इन दोनों वस्तुओं का टेम्परेचर अलग अलग है, ठीक है। ये दोनों आपस में तापीय साम्य में नहीं है। लेकिन यदि ये वस्तु इस सी के साथ तापीय साम्य में है, ये सी वस्तु है, और ये वस्तु बी भी इसके साथ तापीय साम्य में है, तो हम कहेंगे कि ये दोनों वस्तु भी आपस में तापीय साम्य में हो जाएंगी। मतलब ये कि यदि मैं मान के चल रहा हूं, हमको नहीं पता दोनों का टेम्परेचर कितना है,
यदि मैं कह रहा हूं ए का टेम्परेचर इस सी के बराबर है, इस बी का टेम्परेचर भी सी के बराबर है, तो हम कह सकते हैं कि ए और बी का टेम्परेचर भी आपस में बराबर होगा। हो जाएगा ना, हो जाएगा। तो वही चीज है कि यदि दो वस्तुएं या दो निकाय या दो बॉडी जिनका ताप बराबर नहीं है, यदि वो दोनों वस्तुएं किसी तीसरे वस्तु के साथ ताप में बराबर हो जाएं, अलग अलग बराबर हों, तो हम कह सकते हैं कि वो आपस में भी बराबर होंगी या उनका टेम्परेचर बराबर होगा। ठीक है। तो होता क्या है, नॉर्मली मैं आपको एक दैनिक जीवन का उदाहरण भी समझाऊं, परिभाषा को बाद में सीखेंगे, पहले समझो कि यदि मैं मान के चल रहा हूं, देखिए तापीय साम्य का कॉन्सेप्ट समझो कि एक वस्तु है, इसका मान लीजिए 100 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर है, और इसका मान लीजिए ये हमारे पास में इसका 150 डिग्री सेंटीग्रेड है, और आपका ये वाला जो है आपका ये वाला है, इसका क्या है टेम्परेचर, देखिए इसका टेम्परेचर आप ऐसा समझ लीजिएगा 50 है, इसका 50 है, यानी ये सी वस्तु है, इसका 50 है, ये बी है, इसका 150 है, और इसका 100 है। ठीक है। अब होगा क्या, ध्यान से समझो कि पहले हमारा देखिए ये दोनों तापीय साम्य में नहीं है, लेकिन जब हम इनको जोड़ देंगे, तीनों को जोड़ देंगे, यानी इन दोनों वस्तुओं को, यानी ए और बी को हमने सी के साथ जोड़ दिया, तो होगा क्या, इसमें से टेम्परेचर इधर जाने लगेगा, इसमें से भी इधर आने लगेगा टेम्परेचर, यानी ऊष्मा आने लगेगी, और ये तीनों की, यानी कि इसकी भी ऊष्मा इसमें आने लगेगी, इसकी भी आने लगेगी, और होगा क्या, थोड़े समय बाद देखोगे तो ये वाली तो इसके साथ में और इसके साथ में देखा जाएगा, दोनों में 75-75 हो जाएगी, लेकिन इसके साथ में देखेंगे तो ये 200-100 हो जाएगी, तो 100 होने पर तो इसका फिर से बढ़ जाएगा, तो होगा क्या कि इसमें से देखिएगा ये 100 है, इसमें से 50 इधर आ जाएगा, 50 ऊष्मा इधर आ जाएगी, तो इसका क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा, 100 हो जाएगा, इसका टेम्परेचर कितना हो जाएगा, 100 हो जाएगा, यानी 50 टेम्परेचर इधर आ जाएगा, 100 हो जाएगा, 100 इसके पास है, 100 जब इसके पास हो जाएगा तो इसका भी टेम्परेचर रुक जाएगा, फ्लो होना बंद हो जाएगा, इसका भी फ्लो होना बंद हो जाएगा। तो यानी कि ये तीनों आपस में घूम घूम के टेम्परेचर आपस में क्या कर लेंगे, दोनों बराबर कर लेंगे, और तीनों का टेम्परेचर फिर कितना हो जाएगा, 100 तीनों में 100 पहुंच जाएगा, 100 डिग्री सेंटीग्रेड हो जाएगा। फिर ऊष्मा का दोनों किसी से किसी में ट्रांसफर होगा नहीं। तो वही नियम है। तो समझ गए बात को कि यदि दो निकाय किसी तीसरे निकाय के साथ तापीय साम्य में हैं, तो वे दोनों निकाय भी आपस में तापीय साम्य में होंगे। तो वही चीज समझ गए कि भैया ये दोनों आपस में तापीय साम्य में नहीं है, लेकिन ये सी के साथ तापीय साम्य में है, ये सी के साथ तापीय साम्य में है, तो ये दोनों निकाय भी आपस में तापीय साम्य में होंगे। ठीक है। चलिए अब आगे की चीज समझो। ये जो नियम है ऊष्मागतिकी का प्रथम नियम जो है, यह नियम ताप की अवधारणा को बताता है। कभी कभी कॉम्पिटिटिव में यही से पूछ लेता है, कौन सा नियम है जो ताप के बारे में बताता है या ताप की अवधारणा को समझाता है। तो उसका है आपका ऊष्मागतिकी का 0th लॉ, यानी कि आपका शून्यवां नियम। समझ में आ गई बात? चलिएगा, यहां तक तो कोई दिक्कत होनी नहीं चाहिए। ठीक है। तो अब यहीं से आपकी एक परिभाषा आ जाती है कि ताप की अवधारणा को बताओ। तो ताप की अवधारणा क्या है कि ताप किसी वस्तु का या किसी निकाय का वह गुण होता है जो यह बताता है कि दी हुई वस्तु या दिया हुआ निकाय किसी दूसरे निकाय के साथ तापीय साम्य में है या नहीं है। सिंपल सी बात ये है। ठीक है। जैसे मैं बताता हूं, यानी कि ये ताप की अवधारणा क्या बन जाएगी यहां से। ठीक है। ताप की अवधारणा, ताप की अवधारणा, तो ताप लिख दो। ताप किसी वस्तु का वह गुण होता है जो यह बताता है कि दी हुई वस्तु किसी दूसरी वस्तु के साथ तापीय साम्य में है या नहीं। जैसे अब ये ताप की अवधारणा ये बन गई, यानी कि एक वस्तु है, इसका टेम्परेचर 100 डिग्री है,
इसका टेम्परेचर आपका मान लीजिए 120 डिग्री सेंटीग्रेड है, ये बी है, ये ए है। अब हमारे पास में क्या है, यदि ये है, ये वस्तु इससे टच करेगी तो क्या होगा, यदि ऊष्मा इधर से इधर आने लगे तो समझ जाओ कि इस वाली वस्तु का टेम्परेचर इस वाली वस्तु से अधिक है। और यदि मान लीजिए एक हमारे पास दूसरी वस्तु इसका 50 डिग्री सेंटीग्रेड है, यदि ऊष्मा इससे इसमें जाने लगेगी तो हम कह देंगे कि ये इसका ये तापीय साम्य में नहीं है, अर्थात इसका जो टेम्परेचर है इस वाली वस्तु से कम है, क्योंकि ऊष्मा का फ्लो इधर होने लगा। और यदि हमारे पास में दूसरी 100 डिग्री सेंटीग्रेड वाली टच करेंगे, ऊष्मा का आदान प्रदान ना हो, तो हम कह सकते हैं कि ये तापीय साम्य में है, अर्थात इनका दोनों का टेम्परेचर बराबर है। तो ये चीज बता देगा। लेकिन ताप की अवधारणा से हमको पता चल रही है कि ये किसी दूसरी वस्तु के संपर्क में लाने से हमको ये पता चल जाएगा कि वो दोनों वस्तुओं का टेम्परेचर बराबर है या नहीं है, या ज्यादा है या कम है। ठीक है, तो ऊष्मा के फ्लो से हमको ऊष्मा के स्थानांतरण से ये पता चल जाता है। चलिए, अब बहुत ही सुंदर सा, इसको वेरी इंपॉर्टेंट करके कर लीजिएगा। अब बहुत ही सुंदर सा एक डेरिवेशन सा आएगा, छोटा सा एक फॉर्मूला ड्राइव करेंगे, जो कि अभी आने वाले सारे डेरिवेशनों में आपको काम आएंगे थर्मोडायनामिक्स के में। ठीक है, तो वेरी इंपॉर्टेंट चीज करेंगे, जल्दी से स्क्रीनशॉट। टॉपिक है ऊष्मागत निकाय द्वारा कृत कार्य, यानी वर्क डन बाई टीएस का मतलब समझ लेना थर्मोडायनामिक सिस्टम। ठीक है, थर्मोडायनामिक यानी ऊष्मागतिक निकाय यानी सिस्टम। ठीक, हमको इस थर्मोडायनामिक द्वारा कृत कार्य निकालना है। ध्यान से समझ लें, हर चीज का अपने आप में एक इंपॉर्टेंट काम होता है, इंपॉर्टेंट चीज होती है, वेरी इंपॉर्टेंट, इसको आप कर लीजिएगा। इसमें हमने एक चित्र बनाया है, ये समझ रहे हो। देखो, मैं आपको इसका नॉर्मली छोटा सा एक वर्जन में यहाँ पे सिखा दूं कि हमारे पास में ये कोई एक सिलेंडर है। सिलेंडर आप इस तरीके से भी बना सकते हो, इस तरह से, या आप गोल भी बना सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, अब इसमें हमने दो दीवारें बनाई है, यानी कि ये दीवार हमने इस तरीके से डैश करके दिखाई है, तो इसका भी एक मतलब है रुद्धोष्म दीवार, यानी कि ये ऊष्मा, यानी कि इस दीवार से ऊष्मा ना तो बाहर आ सकती है और ना ही अंदर जा सकती है। यानी कि रुद्धोष्म का मतलब क्या है, जैसे कि आप ऐसा समझ लीजिए कि आप चाय को किस में रखते हो, थर्मस में रखते हो। थर्मस में क्या होती है, चाय गर्म की गर्म रहती है, यानी बाहर की ऊष्मा अंदर नहीं जाती और अंदर की ऊष्मा बाहर नहीं आती है। तो ये रुद्धोष्म दीवार है। जैसे कि आपका गाड़ियों में इंजन होता है, आगे हम पढ़ेंगे आपके दूसरे यूनिट में इंजन ऊष्मागतिकी इंजन की कार्य विधि, क्रिया विधि किस तरीके से होती है, सारा कुछ समझाएंगे। ठीक है, उसमें सीखेंगे। फिलहाल आप देखिए यहाँ पे ये चीज समझ में आ गई आपको कि ये रुद्धोष्म दीवार है, यानी कि ऊष्मा का ना तो इसमें अंदर जा सकती है, नहीं अंदर से बाहर आ सकती है। ओके, इसके ऊपर एक चालक पिस्टन लगा होता है। पिस्टन की ये दीवार भी कैसी रहती है, रुद्धोष्म होती है। पिस्टन का मतलब क्या है कि ये ऊपर नीचे हो सकता है। जैसे कि आपने हवा भरने वाली वो देखी होगी, पंप देखी होगी, उसको ऊपर नीचे हम कर सकते हैं, तो यही चीज ऊपर नीचे ये हो सकता है। ठीक है, चलिएगा। और ये वाली जो दीवार है इसकी ये चालक दीवार है, यानी कि चालक दीवार का मतलब समझ रहे हो कि ऊष्मा यहां से अंदर आ सकती है और अंदर से बाहर जा सकती है, क्योंकि ये गर्म एक उस पर स्टैंड पर भी रखी जाती है, ठंडी वस्तु पर और गर्म वस्तु पर रख सकते हैं। ऊष्मा इंजन के बारे में आगे सीखेंगे। फिलहाल आप इतना समझो कि ये पूरा जो सिस्टम है ये क्या है, एक सिलेंडर है। क्या है, एक सिलेंडर है, जो कि हमारा ये बना हुआ है। ये पूरा क्या है, ये पूरा एक सिलेंडर है। ठीक है, अब सिलेंडर में ये क्या है, नीचे वाली चालक दीवार है यानी सुचालक दीवार है, ये रुद्धोष्म दीवार है। इसके अंदर क्या भरा हुआ है, इसके अंदर एक गैस कार्यकारी पदार्थ, क्या कार्यकारी पदार्थ भरा हुआ है। कार्यकारी पदार्थ यानी कि इसमें एक वर्किंग सब्सटेंस यानी कि गैस भरी हुई है, जो कि वो कार्य में हेल्प करती है, जिस पर हम कार्य करते हैं। ठीक है, चलिएगा। अब इसमें देखिए दो कंडीशन है, क्योंकि ये पिस्टन क्या होता है, नीचे क्यों रहेगा, ऊष्मा यहां से जा सकती है। जब हम पिस्टन को दाबते हैं तो गैस क्या हो जाती है, संपीड़ित हो जाती है, यानी संपीड़ित का मतलब गैस के अणु दब जाते हैं। ठीक है, दो वर्ड में बोलूंगा, एक प्रसार होता है, यानी प्रसार का मतलब क्या है, गैस के अणु उठने लगते हैं, यानी कि उसके उठ जाएगा। जैसे कि हम ऐसा समझिएगा, एक गुब्बारा है, गुब्बारे को फूंक मार के और बांधे टाइट उसको हम दाबेंगे तो गुब्बारे में क्या है, गैस भरी हुई है, यानी कि हमारी वायु भरी हुई है, तो उसके अणु क्या हो जाते हैं, दब जाते हैं। दबने को क्या बोलेंगे हम, संपीड़ित। क्या, संपीड़ित हो गई है। ठीक है, संपीड़ित हो गई यानी कि आपका दब गई। ठीक है, दब जाना। ठीक है, और यदि प्रसार का मतलब क्या है, उठ जाना, यानी कि जैसे हम क्या करा, हम मान के चल रहे हैं कि ये जो पिस्टन है इस पर हमने क्या करा, कुछ वजन रख दिया,
यहाँ पर हमने क्या रख दिया, एक बहुत सारा वजन रख दिया। जब हम इस पर भार रखेंगे, यानी कि हम इसको हथेली से दबाएं या इसके ऊपर कुछ वजन रख दें, तो ये पिस्टन नीचे आ जाएगा। नीचे आ जाएगा यानी कि गिर गया, चलिए, नीचे आ जाएगा यानी कि ये दब जाएगा। दब जाएगा यानी कि मतलब क्या है कि गैस क्या हो जाती है, संपीड़ित हो जाती है। तो याद रखिए, दो चीजें आती हैं जब पिस्टन पर वजन रखते हैं और पिस्टन क्या होता है, गैस को दाब देता है, पिस्टन से गैस दब जाती है, तो पिस्टन के द्वारा क्या कार्य किया जाता है। दो वर्ड में बोलूंगा, पिस्टन के द्वारा कार्य होता है। क्या होता है, पिस्टन के द्वारा कार्य कब होता है, जब हम पिस्टन पर वजन रख देते हैं, पिस्टन नीचे आता है। दो वर्ड याद रखिएगा हमेशा। और यदि हम पिस्टन पर से वजन हटा लेते हैं तो गैस का प्रसार होता है। गैस के अणु क्या होते हैं, ऊपर की ओर आते हैं, गैस का प्रसार होता है, तो क्या होगा, ये ऊपर की ओर जाएगा। जैसे पानी को हम गर्म करते हैं तो क्या होता है, भाप बनने लगती है जो कि प्लेट को उठा देती है। तो मतलब क्या है कि अब भाप कार्य कर रही है किस पर, प्लेट पर, ठीक है। तो इसीलिए तो ये क्या है, गैस द्वारा कृत कार्य क्या हो जाएगा यहाँ पर, गैस द्वारा कृत कार्य। गैस द्वारा कृत कार्य कब होता है, जब पिस्टन पर से वजन हटा लेते हैं तो गैस के अणु ऊपर की ओर मारते हैं इस पर धक्का, तो पिस्टन ऊपर की ओर चला जाता है, ठीक है। तो ये दो कंडीशन याद रखिएगा, ठीक है। इनसे दोनों से मतलब भी आपको मैं समझाऊंगा। जैसे कि आपने गुब्बारे पर क्या रखा, हाथ रखा, दाब दिया, तो क्या हो जाएगा, वो दब जाएगा, यानी कि हाथ के द्वारा गुब्बारे पर कार्य हो रहा है। लेकिन जैसे मैं हाथ हटा लूंगा तो क्या हो जाएगा, गुब्बारे के अंदर जो भी पदार्थ भरा हुआ है उस पदार्थ के द्वारा गुब्बारे पर कार्य होगा, यानी वो ऊपर की ओर चला जाएगा। रबड़ का भी वही होता है, स्प्रिंग का भी वही हिसाब होता है। स्प्रिंग को हम ऊपर से दाबेंगे, हाथ के द्वारा स्प्रिंग पर कृत कार्य, और जो स्प्रिंग ऊपर की ओर मारेगी धक्का तो स्प्रिंग के द्वारा कृत कार्य है। तो वही चीज होती है, ये दैनिक जीवन में भी हम देखने को मिलते हैं। बेड पर आप लोटोगे तो जब बेड आपके वजन से दब जाएगा तो आपके द्वारा बेड गद्दे पर कृत कार्य, जब उठ जाओगे तो गद्दे के द्वारा कृत कार्य, ठीक है। तो दोनों चीजों में अंतर होता है, चीजों को समझ लेना, ठीक है। चलिए, यहां तक तो आपको कोई दिक्कत नहीं है। अब हम यहाँ पर क्या मान के चल रहे हैं, ठीक है। ये थ्योरी आपको नोट्सों में मिल जाएगी, ठीक है। हमने माना कि प्रारंभ में हमने क्या कर रखा है, प्रारंभ में यहां पर क्या है, कुछ वजन रखा हुआ है इस पर, पिस्टन, ये क्या है, पिस्टन है, P4 पिस्टन, यहाँ पर P4 दाब है, ठीक है। मैं लिख दे रहा हूं इसको, पिस्टन, ठीक है। तो माना पिस्टन पर कुछ भार रखा हुआ है और गैस दबी हुई है प्रारंभ में, ठीक है। तो यहां पे लिख दे रहा हूं, माना एक हमारे पास ऐसे लिख लो, माना हमारे पास एक सिलेंडर है जिसकी निचली सतह कैसी है, सुचालक है, सुचालक है। पिस्टन जिसमें एक घर्षण रहित पिस्टन लगा है। हमने मान लिया कि ये घर्षण रहित है, यानी ऊपर नीचे हो सकता है, तो इस पर कोई घर्षण नहीं लगता है, यानी आराम से ऊपर नीचे हो जाता है, ठीक है। चलिएगा, पिस्टन लगा है, माना प्रारंभ में पिस्टन पर कुछ भार यानी कि कोई बाट रखा है। बाट का मतलब समझ रहे हो, है 1 किलो 2 किलो कुछ वजन रखा हुआ है, वजन, ठीक है, भार रखा है, ठीक है। प्रारंभ में इस पर क्या है, कुछ भाट रखा हुआ है, ठीक है, जिससे कि गैस संपीड़ित है, जिससे गैस संपीड़ित है, ठीक है। जैसे ही हम तो एक चीज और यहां पर जोड़ दीजिएगा कि ये जो क्षेत्रफल है इसका जो क्षेत्रफल है, इसका सिलेंडर का अनुप्रस्थ क्षेत्रफल, माना सिलेंडर का अनुप्रस्थ काट
क्षेत्रफल ए है। हमने मान लिया कि ये जो क्षेत्रफल है इसका कितना है, ये वाला जो क्षेत्रफल है ये ए है, यानी इसका एरिया, जैसे अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल समझ रहे हो, इसको मैं काट दूं तो ये जो क्षेत्रफल है इसका ये कहलाएगा इसका अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल। ठीक है, ओके। काट का क्षेत्रफल है, माना पिस्टन से भार को हटाने पर गैस पिस्टन पर कार्य करती है और पिस्टन ऊपर थोड़ा ऊपर चला जाता है। देखिएगा क्या हुआ, अभी वजन रखा हुआ था, जैसे गुब्बारा, ऐसा दिमाग में कल्पना कर लो, गुब्बारा है, गुब्बारे को आपने एक किलो का वजन ले रखा, उस पर रख दिया, दबा हुआ है। अब जैसे ही आपने वो वजन हटाया तो गुब्बारे की सतह थोड़ी सी ऊपर जाएगी, तो वही कितना ऊपर गया देखिएगा, ये पिस्टन की सतह यहां पर दबी हुई थी, जैसे हमने इस पर वजन हटाया तो ये पिस्टन की जो सतह है थोड़ी सी ऊपर चली गई, यहां पर चली गई, यहां पर चली गई, यहां पर ये पिस्टन की सतह यहां पर आ गई, तो इनके बीच में कितना, हमने मान लिया dx ऊपर चला गया। ठीक है, dv नहीं dx ऊपर चला गया। ठीक है, चलिएगा। अब हमने मान लिया कि गैस, जब ये पिस्टन ऊपर गया होगा तो गैस ने कुछ ना कुछ दाब लगाया होगा, तो गैस का पिस्टन पर लगाया गया दाब, तो यहां पे लिख दूंगा गैस द्वारा, माना गैस द्वारा पिस्टन पर लगाया गया दाब बराबर P। तब क्या हो जाएगा, तब आपका ध्यान से समझिएगा, तब गैस द्वारा पिस्टन पर लगाया गया बल, या ऐसा समझ लीजिए कार्य समझ लीजिए, या पिस्टन पर लगाया गया बल निकाल लो, पहले क्या निकाल लो, बल निकाल लो। ठीक है, तब दाब ये हो गया। अब आपका ये बल जो कितना है, बल कितना हो जाएगा, बल बराबर क्या है आप जानते हो, दाब बराबर होता है बल बट्टे क्षेत्रफल, यही होता है। तो बल बराबर क्या हो जाएगा, दाब इंटू क्षेत्रफल। ठीक है, बल F बराबर दाब P इंटू क्षेत्रफल A हो गया। क्यों हो गया A, क्योंकि पिस्टन का जो सिलेंडर का जो क्षेत्रफल है वो A मान रखा है। ओके, यहां तक तो कोई दिक्कत नहीं है, चलिए नो प्रॉब्लम। अब क्योंकि हम जानते हैं कार्य, हम तो कार्य निकाल रहे हैं, तो गैस द्वारा कृत कार्य, ठीक है, गैस द्वारा कृत कार्य। क्यों गैस द्वारा कार्य क्यों है, क्योंकि गैस ने ही तो पिस्टन पर धक्का मारा है, तो गैस द्वारा पिस्टन पर कृत कार्य, क्योंकि पिस्टन पर कार्य कर रही है गैस, तो गैस द्वारा पिस्टन पर लिख दीजिए, यहां पर लिखना चाहो तो पिस्टन पर भी लिख सकते हो, पिस्टन पर कृत कार्य यानी कि W। तो क्या हो जाएगा भाई, ध्यान से समझिएगा। नॉर्मली आप क्या समझते हो, कार्य बराबर क्या होता है, बल गुणा विस्थापन। बल कितना है, बल ये है F, और विस्थापन कितना हो रहा है, यहां से यहां तक dx हो रहा है, क्योंकि पिस्टन कितना ऊपर सरका, कितना ऊपर खिसक गया, dx। F का मान कितना है, P इंटू A इंटू, और ये dx जो का त्यों रहेगा, F की वैल्यू कितनी है, F की वैल्यू ये है, इंटू dx। अब P इंटू A इंटू dx, अब A इंटू dx, A क्या है क्षेत्रफल, और ये थोड़ी सी ऊंचाई मिल गई, तो मतलब क्या है, ये उसका आयतन बन जाएगा, क्योंकि हमने क्या बताया था, उसका कितना आयतन dv बढ़ जाता है। आयतन कितना बढ़ गया, dv, उसका आयतन बढ़ गया। तो आयतन का मतलब क्या है, यही तो पहले उसका क्षेत्रफल इतना था, ठीक है, उसका कुछ ना कुछ आयतन रहा होगा, उसी क्षेत्रफल में हमने क्या करे, थोड़ा सा उसकी ऊंचाई की ओर मल्टीप्लाई कर दी, तो क्या हो जाएगा, ये उसका आयतन बन जाएगा। तो ये आयतन हम लिख देंगे, उसमें कितना आयतन बढ़ गया, तो इसका हमने मान लिया डेल्टा dv मान लिया, dv, तो ये इसका W निकल आया, कृत कार्य इतना निकल आया, P इंटू dv। अब हम मान के चल रहे हैं कि प्रारंभ में उसका आयतन कितना था, माना कि सिलेंडर का प्रारंभिक आयतन कितना था, सिलेंडर बोल दो या गैस बोल दो, ठीक है, सिलेंडर
या हम बोल सकते हैं गैस का प्रारंभिक आयतन। प्रारंभिक आयतन V1 से बढ़कर V2 हो जाता है, तब गैस द्वारा कृत कार्य, ठीक है, सीधे सीधे क्या कृत कार्य कितना हो जाएगा, वो लिमिट लगा दो। V1 से कितना बढ़ गया, V2 बढ़ गया, P इंटू dV ये लिख दोगे, इतने जूल, ये इतना आ गया इसका कृत कार्य। तो कृत कार्य का फॉर्मूला क्या हो गया, P इंटू dV लिख दोगे, या आप लिख सकते हो V1 से V2 P इंटू dV। जब उसकी आयतन की लिमिट दे रखी है कि प्रारंभिक आयतन कुछ था, उससे बढ़कर V2 हो गया, यानी प्रारंभिक माना कि हमने इसका प्रारंभिक आयतन, शुरुआत में आयतन V1 था, उससे और जैसे ही हमने सिलेंडर से, यानी सिलेंडर का जो पिस्टन था उस पर जो वजन रखा हुआ था उसको हटाया, तो ये पिस्टन, गैस ने पिस्टन पर कार्य किया और ये पिस्टन थोड़ा ऊपर चला गया, तो उसका आयतन V1 से बढ़कर कुछ बढ़ गया। मान लिया हमको नहीं पता कितना बढ़ गया, V2 बढ़ गया, तो P इंटू dV लगाएंगे। dV क्या है, आयतन में वृद्धि। तो इसको आप समाकलन फॉर्म में लिख दोगे, तो जब लिमिट की बात आ जाती है तो लिमिट लगा देते हैं, तो समाकलन फॉर्म बन जाती है। तो ये स्मॉल w मान लिया छोटा कार्य है, अब ये क्योंकि लिमिट लगा दी पूरी, तो ये कैपिटल W लगा दोगे, बड़ा कार्य बन जाएगा। तो इतना कार्य निकल आया। तो ये छोटा सा डेरिवेशन था, बहुत ही अच्छे से आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, इसकी कुछ चीजें हैं कि ये जो कृत कार्य है ये उसके प्रक्रम पर भी, यानी कि प्रारंभिक पोजीशन और अंतिम पोजीशन पर निर्भर करता था, लेकिन साथ में यहाँ पे ऊष्मागतिकी कार्य उसके मार्ग पर भी निर्भर करता है कि वो किस प्रोसेस को अपना रहा है, किस मार्ग को अपना रहा है। यानी कि कार्य, ऊष्मागतिकी कार्य, ये जो गैस का कार्य है, ये किस, यानी कि प्रक्रम, किस फिनोमेना को अपना रहा है, उस चीज को भी ये निर्भर करता है। उसके लिए अभी मैं समझाता हूं आपको, पहले यहां तक देखो। दाब और आयतन का एक मैंने वक्र बनाया है, इस पर एक चित्र बनाया है। इसमें देखिए अलग अलग पोजीशन है, यानी कि A से C तक जाने पर 3 मार्ग में बता रहा हूं। एक आपका A B C ये वाला मार्ग, एक डायरेक्ट यानी कि A B C, एक डायरेक्ट A से C और एक आपका A D C। इस तरह से 3 मार्ग हैं और तीनों मार्ग में अपना अलग अलग कार्य है। जैसे देखिएगा, पहले मैं कार्य निकाल रहा हूं A B C, तो कैसे निकलेगा देखिएगा भाई। A से, ध्यान से समझिएगा, यहां से स्टार्ट करेंगे A से P। देखिए दोनों में यहां से यहां तक का पोजीशन का मतलब क्या है कि अभी इस वाले पोजीशन पर आयतन इतना है और बी वाले पोजीशन पर भी आयतन इतना है, क्योंकि W बराबर होता है दाब इंटू आयतन, यानी कि आयतन, यानी कि आयतन में परिवर्तन कितना हो रहा है। तो यहां पर भी आयतन इतना ही है और इस वाली पोजीशन पर भी आयतन इतना है, तो मतलब आयतन तो बढ़ा नहीं, आयतन में तो कुछ भी परिवर्तन नहीं हो रहा है। इस पर हम ज्यादा डिटेल्स आगे करेंगे, फिलहाल आप इतना समझ लीजिए आयतन में तो कोई चेंज नहीं हो रहा है। चेंज नहीं हो रहा तो यहां से यहां तक का तो कार्य 0 होगा। ठीक है, अब नॉर्मली चलो मारा गोली में आपको सीधे सीधे वैसे ही समझा दूं, इसको 0 को अभी बाद में समझाएंगे, फिलहाल आप इतना समझो। चित्र में क्षेत्रफल से बता रहा हूं, ठीक है। क्षेत्र, कौन से क्षेत्र, यानी A B C, A B C, फिर D के बाद में सीधे E, और E के बाद में सीधे F, और F के बाद में सीधे A, यानी कि यहां से इस तरह से आपका आएगा। तो यहां तक का क्षेत्रफल इतने का क्षेत्रफल, यानी कि ये पूरा, यानी यहां से यहां तक का पूरा ये क्षेत्रफल आएगा इस तरह से। तो ये इसका कार्य हो जाएगा A, इस वाले मार्ग का। दूसरा WAC, डायरेक्ट A से C तक का कार्य निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, यानी कि क्षेत्र आपका AC, फिर D, फिर E, फिर F, फिर A का क्षेत्रफल, यानी कि अब के यहां से यहां तक इस तरह से क्षेत्रफल आएगा। ठीक है, और ADC का क्षेत्रफल कैसे निकलेगा, आप ऐसे समझिएगा, ADC का क्षेत्रफल AD और D से C तक का तो 0 हो जाएगा, क्योंकि इसमें परिवर्तन आ ही नहीं रहा है। ADC D, या ऐसे कर लो ADEF, ADC का क्षेत्रफल बराबर क्या हो जाएगा, क्षेत्र आपका ADEF A का क्षेत्रफल। क्यों, क्योंकि देखिए यहां से यहां तक और यहां तक और फिर यहां तक क्षेत्रफल तो कितना आ रहा है, यही वाला तो आ रहा है नीचे वाला, तो ये आ गया।
तो सबसे ज्यादा ये वाला होगा, उससे कम ये वाला होगा, उससे कम ये वाला होगा। तो मतलब क्या है, सभी का यहां से यहां तक ही रहा है क्षेत्रफल, ए से सी तक का क्षेत्रफल। तो कुल मिलाकर बात ये हो गया, मार्ग पर भी, यानी मार्ग, कौन सा मार्ग अपना रहा है, यानी ए से सी तक पहुंचने पर कौन सा मार्ग अपनाएगा कोई भी थर्मोडायनामिक सिस्टम, तो उस मार्ग की प्रकृति पर भी निर्भर करता है। तो मतलब ये है कि कार्य मार्ग की प्रकृति, यानी कि आपका मार्ग की प्रकृति का मतलब ये है कि आपका कौन सा प्रक्रम यानी कौन सा प्रोसेस आप अपना रहे हो ए से सी तक पहुंचने में, उस पर भी निर्भर करता है कार्य। तो हम नॉर्मली कार्य क्या कहते थे, प्रारंभिक और अंतिम पोजीशन पर निर्भर करता है, लेकिन यहां पर क्या है, उसके मार्ग की प्रकृति पर भी निर्भर करेगा। ठीक है, तो कार्य के बारे में इतना चीज ठीक है, काफी है। बाकी आगे हम डिटेल्स में समझेंगे, सारी चीज समझेंगे, बहुत बड़े बड़े डेरिवेशन आएंगे, चिंता ना करो, अभी शुरुआत है। वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, जो भी कमेंट है, जो चीज नहीं समझ में आई है तो कमेंट जरूर कीजिएगा। मिलेंगे कुछ ऐसी वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद।